हेलो। हेलो। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मैं डोनेश साहू, 2019 बैच, सेलेक्टेड ऑफिसर, 81st रैंक। और मैं आज जनरली आपसे एक एक्सपर्ट की तरह नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और जो सेकंड पेपर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, उस पर डिस्कस करूँगा। तो आप लोग को जो भी कुछ परेशानी होगी, जो भी कुछ लगेगा कि मतलब यहाँ पर कुछ नहीं छूट रहा है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं जनरली कोई ऐसे कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया हूँ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ऐसे में क्या क्या होना चाहिए। हाँ। और ऐसे जो होता है ना कि जनरली होता ही है कि ऐसे का कोई मॉडल आंसर नहीं होता। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि उसका किस फॉर्मेट में लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे जो होता है ना, ऐसे जो है आपका एक्सप्रेशन है, आपका व्यू है किसी टॉपिक पे। कि जैसे हो गया कोई वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें आपका व्यू रहेगा। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में आपका एक्ट्स इतने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इतने हैं, स्कीम्स इतने हैं, आप सबको डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या आपका जो आंसर है वो औरों से अलग कैसे होगा? वो क्या होगा? आपका व्यू होगा। ठीक है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऐसे में आपको करनी है। ठीक है? वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। ठीक है? तो चालू करें। कुछ चेंज कैसे हो गई? कहाँ कोई है क्या? अच्छा। ओ अच्छा, बोर्ड है क्या? बोर्ड पहली बार यूज। अच्छा, ऐसे होगा क्या? पेन। नहीं, स्लाइड कैसे होगा ये मैं देख रहा था। ठीक है। तो कुछ ठीक है, हो गया। जरूरत के समय चले गए थे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मुझे एक्चुअली, मैंने जो तैयारी चालू की थी 2018 से की था। मैंने एमएससी किया हुआ था। तो जो ऐसे होता है, मतलब एक फायदा ये था कि जो बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, उसमें थोड़ा फेमिलियर होता है हमको ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं गया, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि धीरे धीरे की करना क्या है। और आपको भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसे में आपको करना क्या है। दिक्कत ये होता है कि सब लोग क्या करते हैं, कुछ मॉडल आजकल होता है ना कि एक बुक आ गई, बुकलेट आ गई, सबको टॉपिक दिया, उसको फॉलो करना है। नहीं। तो सबसे पहला जो होता है आपका 6P, ये जो एसएम होता है ना, 6P, कोई भी ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लिखने से पहले आप इस 6P को प्रिपेयर कर ले, जान ले। सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन। कोई भी आप अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आपका जो लिख रहे हैं तो इसमें अंडरलाइन, मार्जिन, हैंड राइटिंग, ये वैसे बहुत चीजों का रहता है कि जरूरी नहीं होता, लेकिन ये अफेक्ट करती है। क्योंकि मैं तो यही मानता हूं कि ऐसे में आपका हार्ड वर्क ज्यादा, आपका लक भी थोड़ा मैटर करता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि कई चीजों में ऐसा होता है कि दो के आंसर सेम है, लेकिन किसी को कम नंबर मिले, किसी को ज्यादा नंबर मिले। वो यही सी कारण होता है। पहला प्रेजेंटेशन, आपको भी उतना पता है, आपके सामने वालों को भी उतना पता है, लेकिन मैटर कहाँ करता है? प्रेजेंटेशन में। ठीक है ना? आगे मैं आपको कॉपीज भी शेयर करूंगा, अपनी मैं कुछ कॉपीज लेके आया हूँ। ठीक है? तो सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन। आपको, आप कितना शो कर पा रहे हो वहां। आपको पता है यहाँ पर अगर बोलू जाए तो सब वुमेन इंपावरमेंट हो गया। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, सब यहाँ हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम भी है? मिक्स है ना? इतना इंग्लिश तो सब समझ लेते होंगे ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, तो एक्चुअली मेरा जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश मीडियम से था, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि दोनों को समझ में आ जाए। तो अगर किसी को भी कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो जो पहला चीज होता है वो प्रेजेंटेशन। आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ कुछ टॉपिक हो गए हैं, जैसे हो गया गोधन न्याय योजना। अगर इसमें मुझे 100 वर्ड में लिखना होगा तो सभी लिख लेंगे, लेकिन किसी को कम नंबर मिलते हैं, किसी को ज्यादा नंबर मिलते हैं।
होता है ना सर? क्यों होता है? वो इसके कारण से होता है, प्रेजेंटेशन। आपको डायमेंशन समझने होंगे। अगर मैं बोला गोधन न्याय योजना, तो इसलिए क्या एकदम लिखना चालू किया, सड़ा से लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, ठीक है ना? कितने लाइन मिलते हैं? अगर 100 वर्ड लिखना हो तो 10 लाइन हो गया। तो आपको वहीं पर फ्रेमिंग करनी है, ठीक है ना? आपको वहां पर प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको समझना होगा। जैसे हो गया आपका गोधन न्याय योजना ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना? उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है ना? बेनिफिट्स के बाद उसके स्कीम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है ना? और फिर इसके कुछ लोकल एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ठीक है? ये क्या हो गया? एक प्रेजेंटेशन हो गया आपका कि मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना है, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसलिए अगर कोई भी ऐसे आप लिख रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, जनरली कितना 4 ऐसे लिखना होता है आपको, 2 छत्तीसगढ़ में और 2 इंडिया के। कैलकुलेट करेंगे तो पर ऐसे को मिलते हैं 45 मिनट्स, ठीक है? तो 45 मिनट्स का ऐसे में आपको अगर 5 पेज होते हैं और अभी इंक्रीज हो गया 2021 में 6 पेज होते हैं। उन 6 पेज को भरने में अगर अगर आप तेजी से लिखें तो आप आधा घंटे में उनको लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहीं पर आपका गेम होता है कि आपको 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए सोचना होगा, ठीक है ना? किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है, कहाँ पर मुझे पैराग्राफ करने हैं कि कहाँ पर मुझे बुलेट्स में लिखना है, ठीक है ना? फिर होता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? आजकल क्या हो गया है, जैसे आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेंड चला है कि योजना है। छत्तीसगढ़ से एक टॉपिक क्या आता है, कोई भी योजना। जैसे आ गया गोधन न्याय योजना, ठीक है? उसमें आप क्या 5 या 6 सब्जेक्ट मतलब पेज भर सकते हैं? कुछ लोग भर सकते होंगे, कुछ लोग नहीं भर सकते होंगे, ठीक है ना? रियलिटी यही है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 1 पेज भरना है तो सब लोग क्या कर लेंगे, भर लेंगे आराम से। तो यही तो आप चीजों को सोचना होगा पहले कि मैं उसमें 6 पेज, मेरे पास कंटेंट इतना है कि मैं इसको भर सकता हूँ? क्या मेरे पास डाटा उतने हैं? क्या मुझे पता है कि मॉडल गौठान कितने हैं, ठीक है ना? कौन सा गौठान में क्या अगरबत्ती बनाया जा रहा है गोबर से, ठीक ना? कौन सा गौठान में पेंट बनाया जा रहा है? कौन सा सीएम ने विजिट किया था गौठान को, ठीक है ना? कौन से आरबीआई गवर्नर ने कब किया था, ठीक है ना? कौन से गौठान को किया था? पेपर है ना, मतलब क्वेश्चन है फ्री का। तो इतना अगर डाटा है कि नहीं है, ये आपको सोचना होगा, ठीक है ना? इसीलिए आपको इसमें भी शुरू में टाइम देना होगा। ये जो चीजें है ना, ये चीजें हैं आपको 15 मिनट, इन चीजों पे आपको 15 मिनट देना है और आधा घंटा में आपको लिखना है, ठीक है ना? ये जो 6 पॉइंट है ना, इसमें आपको कम से कम 15 मिनट देना है। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये हुआ कि आपको प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, आपको जो भी कोई टॉपिक है उसको सिलेक्ट करना है। कुछ लोगों के पास होता है, मान लो एक और आ गया, 2 ऑप्शन आ गए मान के चलो आपके पास। पहला हो गया गोधन न्याय योजना, दूसरा हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है? तीसरा हो गया ट्राइबल वेलफेयर। 3 टॉपिक हो गए। अगर अगर आपको अभी तुरंत लिखने बोलूं 5 मिनट में, तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइबल और दूसरा गोधन न्याय योजना लिखेंगे ना उसको, ठीक है ना? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लिखने से पहले आपको सोचना होगा पास आपके पास कंटेंट है कि नहीं है, आपके पास डाटा है कि नहीं है। क्योंकि सबके क्या है ना, मतलब स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कुछ क्या करते हैं, डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है ना? मेरा जो था कि मुझे डेली न्यूज़पेपर रीड करता था, इसलिए मेरा ये था कि मुझे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे पकड़ थी। मुझे पता है कि कौन से महीने में इंडिया ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका हिस्ट्री क्या क्या है, कब उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसलिए मुझे वो सिंपल लगा। मुझे लगता था कि गोधन न्याय योजना 6 पेज लिखना मिले मतलब अवकाश से बाहर है मेरे मतलब कि मैं अगर कितना भी घुमाऊं, कितना भी फेंकूं, तो मुझे लगता है कि 6 पेज में नहीं लिख पाऊंगा। और मुझे लगता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में मैं लिख सकता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ रशिया का, मैं कंपेयर कर सकता हूँ नासा से, ठीक है ना? मेरे पास इतने सारे उसके एग्जाम्पल्स थे कि मैं उसको लिख सकता हूँ। तो इसीलिए जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक को डील करें, ठीक है? ये 2 चीजें आपको पॉइंट समझ में आई। फिर है तीसरा प्लानिंग। प्लानिंग भी आपको बोलेंगे तो प्रेजेंटेशन से ही है कि आप कुछ सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपको अब क्या क्या डालना है उसमें और कहाँ कहाँ पर डालना है, ठीक है ना? जैसे आपने चूज कर लिया, एग्जाम्पल लेते हैं गोधन न्याय योजना, ठीक है? तो अब उसमें कितना रुपए गोबर क्रय होता है, कितने रुपए में क्रय होता है, कितने रुपए में बेचा जाता है? हाँ, कंपोस्ट का भी टाइप होता है ना, देखे ना? एक तो क्या सुपर वर्मी कंपोस्ट होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप उन सबको कहां पर बताएंगे? आप उनको फर्स्ट में बताएंगे, मिडिल में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, कहां पर लिखेंगे उसको?
तो आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे बताइए ना, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे फिर, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, किस लिए बनाया गया था, कब लॉन्च हुआ, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ लिखना है। अब एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बिहार, बिहार जानते हैं हम लोग, बिहार में क्या बना है, मॉडल गौठान बना है, ठीक है। बन चरौदा, एक आरंग के पास एक जगह है जहाँ भी क्या है, मॉडल गौठान है, और वहाँ क्या, जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वहां विजिट हुआ था। तो आपको दो एग्जाम्पल पता है, अब उनको कहाँ लिखेंगे, कौन सा फ्रेम में लिखेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, एलिब्रेट कर लेता हूँ। गोधन न्याय योजना, ठीक है ना, चुनौती एवं सफलताएं, ठीक है। अब बताइए कि आप उसमें कहां पर लिखेंगे, चुनौती में लिखेंगे या सफलताएं में लिखेंगे, ठीक है। तो चुनौती में क्या क्या लिखेंगे आप, यही चीजों को आपको सोचना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्लानिंग है। मैं ये बोल रहा हूं, ये आप ऐसे लिख रहे हैं तब नहीं सोचेंगे, इसको क्या करेंगे आप, जब ऐसे लिखने से पहले ये सब सोचेंगे, ठीक है ना। हमने एक टॉपिक ले लिया है, गोधन न्याय योजना, चुनौती एवं सफलताएं, ठीक है। तो हमको ये नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन लिख लिए और फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि उसके बाद चुनौतियां में क्या लिखना है और सफलताएं में क्या लिखना है, फिर हमको उनको कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये हमको पहले से प्लान करनी होगी कि क्या करना है, किसमें क्या लिखना है, किसमें मुझे क्या कोड्स देने हैं, किसमें मुझे डाटा देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथा है प्रोपोर्शन, मतलब टाइम डिवाइड। आपको ये जो टाइम डिवाइड है ना, पेपर में तो आप कर लोगे कॉपी में, लेकिन ये सही से इम्प्लीमेंट तब होगा जब आप इसका टेस्ट सीरीज लेके आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। 3 घंटे में आपको 4 ऐसे लिखने होंगे। तो ऐसा मेरा एक बताता हूँ कि जल्दी मैंने भी ऐसे किया था कि 45 मिनट एक ऐसे को दूंगा, लेकिन होते क्या है, 2 घंटे में 2 ऐसे होते हैं, और लास्ट के 1 घंटे में 2 ऐसे होते हैं। ये जल्दी सबका यही होता है, क्योंकि 2 घंटे शुरुआत के क्या होते हैं, आराम से पहला ऐसे आप बहुत अच्छे लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, दूसरा ऐसे फिर उसको भी अच्छे से करेंगे, और चौथा, तीसरा चौथा ऐसे मार्के क्या होता है, जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। होता है ना सबके साथ ऐसा, उससे बचना है अपने को, ठीक है ना। हमको उससे बचना है। आपने मार्क्स देखे होंगे अभी ऐसे में कितने आ रहे हैं, 140, 140, 150 भी जा रहे हैं। तो आप ऐसे में 120 से नीचे आ रहे हैं तो मतलब आप क्या है, बिलो एवरेज है। मेरे ऐसे में 120 मार्क्स आए थे। अब मुझे लगता है यही में एक रीजन था कि जो मुझे पीछे खींच लाया, उससे पहले के जो उसमें थे मुझे 131 मार्क्स आए थे, ठीक है ना। तो ये एक मुझे, तो आप देख रहे हो कि ऐसे जो है आपको कितना रैंक में कितना ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ऐसे को प्रॉपर तैयारी करनी होगी और प्रॉपर टाइम डिवाइड करना होगा कि कौन से ऐसे को मुझे कितना टाइम देना। डिवाइड भी कर लेंगे, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं करेंगे, 4 ऐसे कंप्लीटली नहीं लिखेंगे 3 से 4 बार, तब तक वो नहीं होगा। आप एक टाइमर रखिए, ठीक है। 4 ऐसे जो, और कहीं खोजने की जरूरत नहीं है ऐसे टॉपिक, आपको क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 19, 20, 21, इसको निकालिए और राइट कीजिए उसको। कोशिश कीजिए पहला बार 3.5 घंटे में होगा, दूसरे बार 3.25, अंत में आपको 3 घंटे हो जाएगा। और कोशिश करना उसको मैं 2 घंटे 45 या 50 मिनट में करने की कोशिश करूं, ठीक है। ये एक, मतलब ये एक मॉडल है जो हर टॉपर यूज करता है, जो मेरे फ्रेंड्स ने भी यूज किया था, और मैं इसको, मतलब मैंने भी यूज किया था, पर मैं उतना ऐसे में मैंने उतना क्या करते हैं टेस्ट सीरीज नहीं दिलाया था, जिसका कि मुझे लगता है कि मुझे वहां चूक हुई, और मैं चीजों को बता रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे में ज्यादा टेस्ट सीरीज दिलाता तो मेरे मार्क्स और इसमें अच्छे आते हैं। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 15 दिन में एक बार कम से कम वो 4 ऐसे या 2 ऐसे 1.5 घंटे टाइमर लगा के लिखना है। कितने लोग का अभी प्री निकल रहा है, सब अभी नेक्स्ट ईयर के, अभी कितने लोग का, और मतलब सब नेक्स्ट ईयर वाले हैं क्या, किसी ने भी पहला प्री नहीं दिया है, कितना आ रहा है।
किसी का भी रेंज में नहीं आ रहा है 80, 80 से वो 75, 75। ठीक है, चलिए मैं देखो, मेरा तो ये है कि जैसे ही अब देखो कुछ दिन में मेंस का डेट अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग भी मेंस दे रहे हो, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, ये मत रहिएगा मेरे मेंस बाद में आएगा। होता ये होगा जो इस बार मेंस देगा वो क्या आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि मान के चलिए जो इस बार मेंस देगा वो अगले बार भी मेंस देगा। सिर्फ 15 से 20 ही लोग तो बाहर होंगे ना जो डीसी बन जाएंगे, बाकी तो फिर जो डीएसपी है, एनटी है, वो भी लगे रहेंगे आपके साथ। ठीक है ना, तो आपको एक एडवांटेज उसको हासिल नहीं करने देना है ना, और आपको खुद ही प्रैक्टिस रहना है। अब दिक्कत तो बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे पद आ गए हैं ना, 12,000 टीचर आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है। फोकस रखने का सबसे बढ़िया यही तरीका है, आप मान के चलिए कि आप इस समय का मेज दे रहे हैं। ठीक है, और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चौथा समझ में आ गया, टाइम डिवाइड, ऐसे में कैसे टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, पांचवा हो गया क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए मतलब बहुत सारा मतलब टॉपिक्स आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आ गया कि दिल्ली क्राइम, ठीक है ना, क्राइम ऑन वुमेन। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें हमेशा पॉइंट क्या होते हैं, निगेटिव आते हैं। अब एक टॉपिक आ गया कि भारत में महिलाओं पे जो अत्याचार है बढ़ रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको समझाइए, ये एक टॉपिक आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे, आप बताइए, आप बताइए। भारत भारत में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, अब आपका शुरुआत कैसे होगा, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे उसको, मतलब आपका क्या सोच क्या है अब इस पे। हम्म, मतलब ये आप मानती हैं कि बढ़ रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, और कोई बताएगा, आप बताइए, मतलब आपका इंट्रो क्या होगा उसमें, किस किस वे ऑफ, मतलब आपका थॉट्स क्या है इसमें। मैं थॉट्स जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो थॉट्स हैं वही आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना, भारत में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसको समझाइए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, आप तो एकदम एकदम उसको क्या एंटी नहीं लेना है ना, आप वो रियलिटी भी है ना, बढ़ रहा है ना। आपने वो डाटा रिपोर्ट देखे ना, क्राइम रिपोर्ट देखा है ना। ठीक है ना, उसमें जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वुमेन वो क्या है, बढ़ रहा है। तो वो तो बोल रहा है बढ़ रहा है, वो सही भी बात है। तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्स करेंगे उसको, आप कैसे अपना बचाव करेंगे, क्योंकि आप एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। हमेशा ऐसे लिखो तो समझो कि आप क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो फिर आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक पॉइंट हुआ। पहले आप ये बता सकते हैं ना कि क्राइम उतने ही थे, लेकिन अब क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो क्या क्राइम ज्यादा रिपोर्टिंग हो रहे हैं। ठीक है ना, ये एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट ये हो कि जो गवर्नमेंट स्कीम है आप उसको डील करेंगे, जैसे डायल 100 हो गया ना, और एक आया था दिशा एक्ट। दिशा एक्ट जानते हैं हम लोग, कौन सी स्टेट में आया था, दिशा एक्ट, जहां 6 महीने में ट्रायल और फांसी की सजा जाती है उसमें। दिशा एक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया था, जब जब दिल्ली क्राइम हुआ था उसके बाद। ठीक है ना, तो कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं आपको बताने होंगे, और क्या क्या सेफ गार्ड है। ठीक है ना, मतलब महिलाओं के लिए एक अलग से थाने होते हैं। ठीक है ना, आपके थॉट्स इसमें आने चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ, आपके कुछ जो डायमेंशन है उनको क्लियर करना होगा ना। इसलिए जो पांचवा पॉइंट है, आपको जो एक्सप्रेशन है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपको क्या लिखना है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, कि हाँ बढ़ रहा है, और सरकार के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुकी है, हम अभी भी बहुत पीछे हैं, नहीं ये सब नहीं लिखना है आपको, वो सब तो पता है सबको। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, और क्या कर सकते हैं हम लोग को, यहाँ पर आपका इनोवेशन काम आएगा, और यहाँ पर आपका लॉजिक काम आएगा। आप अपने से और क्या इनोवेट कर सकते हैं कि
गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, वो आपको क्या देना होगा, उसको सॉल्यूशन में देना होगा। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। छठवा हो गया इसी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव। हमेशा आपको टॉपिक कोई भी हो पॉजिटिव ही लिखना है, निगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है, अब एक टॉपिक आ गया पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आएगा तो जल्दी पॉजिटिव कुछ है क्या? पॉजिटिव नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं है फिर भी, लेकिन आपको क्या लिखना है उसमें? आपको हमें मतलब उसमें नेगेटिव बातें नहीं लिखनी है कि हाँ इंडिया के 20 मतलब 100 में 20 सिटी इंडिया के टॉप 20 में है, किसी में टॉप 20 नहीं, लेकिन इसमें हम टॉप 20 में हैं। ठीक है ना, हर दिन सैकड़ों एकड़ जंगल कट रहे हैं। ठीक है ना, जो फॉरेस्ट डेंसिटी कवर है वो कम हो रहा है। तो ये सब तो आप नहीं बताएंगे ना, अब बताना भी नहीं है, रियलिटी यही है, लेकिन बताना नहीं है इसको। आपको क्या, एक यूटोपिया वर्ड जानते हैं? यूटोपिया, यूटोपिया मतलब राम राज्य। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है? राम राज्य है सब जगह, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ठीक है ना, पॉल्यूशन आया तो आपको क्या बताना है कि गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 2057 तक कोल को क्या हम लोग क्या करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, और सोलर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे। ठीक है ना, और ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव निकाली। कार्बन कार्बन क्रेडिट एक बात है, जो कंपनी ज्यादा मतलब पॉल्यूशन फ्री रहेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगी, उनको हम ज्यादा प्रमोट करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे। ठीक है ना, इंडिया अभी तो एक नेसेंट स्टेज पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी इंडिया में उतनी नहीं आई है। ठीक है ना, तो हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन हम उनको बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। ठीक है, इस एक आता है स्मॉग टावर आ गया। अभी आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, देखे ना। आज से 5 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता क्या इलेक्ट्रिक कार होगी टाटा की? लेकिन आज लोग ले भी रहे हैं और उसका ग्रोथ भी हो रहा है। आपने बहुत सारे लोगों ने से सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार लूंगा। सबका सपना होगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा तो बढ़िया से फॉर्च्यूनर लेना है या स्कॉर्पियो लेना है। लेकिन अब आपकी थिंकिंग तो चेंज हुई है ना, कि नहीं मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ले सकता हूँ। ये भी एक पॉजिटिव चेंज है ना। तो समझ रहे हैं आपको किस कॉन्सेप्ट में सोचना है, क्या सोचना है, समझ रहे हैं ना। अभी जो रोड्स हो गए, ठीक है, रोड, अब रोड में क्या यूज हो रहा है? प्लास्टिक, फ्लाई एश। अगर आप लोग घूमे होंगे देखते होंगे जो जो भी अभनपुर तरफ जा रहा, भारतमाला रोड जा रहा है, उसमें पूरा जो रायगढ़ हो गया और जो थर्मल पावर से निकल रहा है फ्लाई एश, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको यूज करनी है, और ये चीजें तब आएंगी जब आप डेली पढ़ेंगे ये सब चीजों को। ठीक है ना, ये 6 चीजें तभी आएंगे जब आपके पास क्या होंगे, कंटेंट्स होंगे। और जिनके पास कंटेंट होगा वही क्या होगा, वही किंग होगा। सिलेक्शन तो बात की बात है, लेकिन ऐसे में वही किंग होगा। आपके पास कंटेंट होने चाहिए और आपके पास राइटिंग स्किल होने चाहिए कि आप उसको इस वे में एक्सप्रेस करें कि सामने वाला भी वही लिख रहा है लेकिन आप भी वही लिख रहे हैं, तो उसको आपसे ज्यादा नंबर मिले, आपको उससे क्या मिले, ज्यादा नंबर मिले। ये 6 पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है ना, तो ये 6 पॉइंट है, बहुत जरूरी है। आपको कोई भी ऐसे लिखने से पहले आपको तैयार होना। पहला हो गया प्रेजेंटेशन, आपको सोचना है कि कहाँ पर मुझे बुलेट पॉइंट लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। दूसरा हो गया प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा प्लानिंग, मुझे क्या डाटा कहाँ पर यूज करना है, कौन सा कोट मुझे कहाँ पर करना है, कि मुझे बीच में करना है कि लास्ट में करना है, लास्ट में मैं क्या प्रोवर्ब यूज करूंगा। ठीक है, फिर टाइम डिवाइड, कैसे टाइम डिवाइड करेंगे आप, यहाँ तक कि इंट्रो और कंक्लूजन में भी आपको टाइम डिवाइड करना होगा कि मुझे इंट्रो को 5 मिनट देना होगा, कंक्लूजन को 3 मिनट देना होगा। ऐसे आपको टाइम डिवाइड करने होंगे। फिर हो गया क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। आपने देखा होगा कि अगर आप अभी सब नए नए स्टेज में हो तो कि आपका कई बार पेन अचानक से रुक जाता है। कोई टॉपिक पे अगर मैं लिखने बोल दूं ना, तो आप 2 लाइन बहुत तेजी से लिखेंगे, तीसरा लाइन क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा मैं मुझे पॉइंट लिख रहा हूँ सही है कि नहीं है, इसमें वैलिड है कि नहीं, आप क्लियर नहीं हो। ठीक है ना, फिर छठवा गया पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव रहना है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि 8 घंटे गाली खाया फिर भी 9वां घंटे एकदम स्माइल है चेहरे में, बस वैसा ही हमारी स्थिति सबसे नीचे है पॉल्यूशन में, फिर भी हमको बताना है कि नहीं हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है ना, जो IFR होता है ना, एक रिजल्ट आता है उसमें फिर जंगल बढ़ गए हैं, लेकिन दिख तो रहे जंगल कम हो रहे हैं। ठीक है ना,
ये ऑप्टिमिस्ट हो गया, आपको डाटा सपोर्ट करना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अ, वैसे मुझे ज्यादा पढ़ाने का अनुभव नहीं है, पर आपको समझ में आ रही चीजें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 6P हो गए, आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन प्रिपेयर करना है आपको। बहुत सारे टॉपिक्स है, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्राइबल, ठीक है ना, और कुछ कुछ योजनाएं हैं जो आनी ही है, ठीक है ना, घुमा फिरा के वो आती ही है। तो उसके इंट्रो कंक्लूजन हो गया, वो क्या है, टॉपर्स की कॉपी में बहुत सारे आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे जो बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, उनके इंट्रो और कंक्लूजन को क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, और उसी को अपने में बता दीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, और वो फिर तो जेन्युइन है, मतलब वो तो पता है वो अच्छा ही है, उसको नंबर मिले ही हैं, नंबर मिलना ही है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 10 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऐसे आना ही है इंडिया में। स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इकोनॉमी पे एक आएगा, फिलोसफी पे कुछ एक दो आएंगे। फिलोसफी पे आ गए तो आपके पास क्या होगा, चाणक्य की कुछ कोर्स होने चाहिए, ठीक है ना। इंडिया में फिर शंकराचार्य के कोर्स होने चाहिए, ठीक है ना। वो क्या होगा कि इंट्रो कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना, वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर हो गया स्टैटिक डाटा। देखो अगर आपको स्टैटिक डाटा नहीं पता ना, तो आप बहुत घाटे में रहेंगे। जैसे आपको नहीं पता छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, अगर इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, ये ऐसे स्टैटिक डाटा है जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण पे आ गया तो आप क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ पे आ गया तो छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो ऑल ओवर इंडिया में 5th नंबर पे है, ठीक है ना। और आपके पास लिटरेसी रेट बताने का होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो सेंसस है वो आपको याद होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है, कितने ट्राइबल पॉपुलेशन है, कितना आपका SC पॉपुलेशन है, कितने परसेंट किसान है, कितने परसेंट किसान है, 80, अराउंड 80, ठीक है ना, अराउंड 80% छत्तीसगढ़ में किसान है, ठीक है ना। तो जब 80% किसान है तो दो ऐसे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे ही, एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो कुछ स्टैटिक डाटा है आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स है, मैं यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, मतलब कुछ चीजें होते हैं ना यार, जैसे अगर आपको बता दिया हिमालय, एक टॉपिक आ गया मान के चलिए हिमालय, ठीक है। हिमालय आ गया क्या आपको, हिमालय सेफगार्ड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये एक टॉपिक आ गया, ठीक है ना, कि किस तरह हिमालय ने भारत का जो सिविलाइजेशन सभ्यता को उसको बचाए रखा, ठीक है। तो आपको उसमें क्या होगा, उसमें बेटर होगा कि आप एक डायग्राम बना दिए इंडिया का और आप बता दिए पूरा ऊपर में क्या है, हिमालय, ठीक है। तो ये एक बेटर वे होगा प्रेजेंटेशन का, उसको समझ में आ गया कि हाँ ये उसको पता है कहाँ कहाँ पर इसकी बाउंड्रीज है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हिमालय की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इतने देशों को कवर करते हैं, नहीं, आपने क्या बता दिया, एक डायग्राम बना दिया और ऊपर में दिखा दिया कि यहाँ पर हिमालय है और कौन कौन से देश उसके बाउंड्री में है, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर मतलब ये जो इफ नेसेसरी है ना, ये मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज में फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना है। वैसे कुछ लोगों के थॉट्स होते हैं कि जो ऐसे होता है उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, और कुछ लोग के होते हैं बनाना चाहिए। अब वो आज तक क्लियर नहीं है कि करना क्या चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि दोनों में नंबर्स मिले हैं। अगर आपका जो ऐसे अच्छा है और यूनिक है, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रट्टा नहीं है, तो आपको नंबर मिलते हैं। अगर लेकिन आपको लग रहा है कि सुपरफिशियल है, कुछ ही बना दिया है, तो नंबर नहीं मिलते हैं। ये सब से डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, आपके थॉट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर आ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट का थॉट्स क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो आपको वहां पर दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने फिर वही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक्ट है, इतना इतना आर्टिकल है, तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है ना। उसमें फिर आपको मिल जाएगा 25-30, लेकिन आपको क्या यूनिक हटिया करना है, तो उस पर आपके थॉट्स रखने होंगे, ठीक है ना। आपको कुछ एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है ना। एक क्या ना, बमलेश्वरी ग्रुप जानते हैं आप लोग, जानते हैं, राजनांदगांव में दीदी बैंक है ना। और अभी जो गौठान में कौन कार्य कर रही है, सब महिलाएं कार्य कर रही है, ठीक है ना, उनको इनकम इनकम हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको सामने रखनी है। ये क्या आप आपके थॉट्स कैसे इरिज्ड होंगे, वो कैसे होंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है ना।
बहुत सारे लोग को ऐसे मानते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं ये है, ये सब दिखावे के लिए है। बहुत सारे लोग मानते होंगे ऐसे, मैं भी मानता था। लेकिन प्लीज पेपर तक ये मान लीजिए कि जो भी हो रहा है सच हो रहा है, ठीक है ना। कि अगर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सशक्तिकरण हो रहा है, तो आप उसमें डाउट मत कीजिए, आप उसको मान के चलिए। अगर वो बोल रहे हैं कि 2 लाख इससे लाभान्वित हुए हैं, तो आप मान के चलिए 2 लाख हुए हैं, ठीक है ना। तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप हर चीज में डाउट करेंगे तो फिर आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, और आप जिनके थॉट्स क्लियर नहीं है, जो निगेटिव है, आपके ऐसे में भी वो निगेटिवनेस आएगी, और फिर क्या होगा, आपके उससे नंबर कम होंगे। कोई भी देखो, कोई भी जो है ना, ऐसे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा आदमी आए जो निगेटिव हो, ठीक है ना। आपको मतलब कोई काम बोल दिया, यार ये काम कर लो, देख लो, ठीक है ना। गवर्नमेंट में काम बोले ऐसा स्कीम लेके आओ जिसे जितने भी दिव्यांग जन हो उनको हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके, सिर्फ दिव्यांग जन। आपने बोला अरे नहीं ऐसा नहीं होता, हमको उनको पैसे ट्रांसफर करने की जगह तो कुछ काम देना चाहिए, ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया आपको गवर्नमेंट का भी तो समझो, ठीक है ना। आपको वहां पर पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ नहीं ये सही बात है, वो भी एक ऑप्शन है और ये भी एक ऑप्शन है, तो फिर तभी तो आप उसमें काम कर पाएंगे ना। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके पास एक ऐसा सिलेक्ट मतलब बंदे सिलेक्ट हो जो पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यार यार यहाँ तो पॉल्यूशन है, रायपुर में हर जगह कैसे क्लीन होगा, मैं रायपुर में नहीं रहूंगा, ठीक है ना। बस्तर में नक्सली है, मैं वहां नहीं रहूंगा। तो गवर्नमेंट इसलिए थोड़ी आपको ले रही है कि आपकी सहूलियत के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट बस्तर भेज रही है तो मतलब आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहाँ के लोगों को क्या करना है, हेल्प करना है, ठीक है ना। और वैसे ही अगर रायपुर आपको अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो आप चाह रहे हैं कि जो भी कचड़े हैं कम से कम उसको आसपास के एरिया अपने खुद क्लीन कर पाए और उसको सॉल्व कर पाए आसपास के प्रॉब्लम को, और वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे का पॉजिटिव होना जरूरी है, और ऐसे तभी पॉजिटिव होगा जब आप पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आई थी। अब ये है वर्क ऑन फ्रेमिंग, फ्रेम कैसे करना है, प्रेजेंटेशन करना है। आप मतलब यू मस्ट रिमेम्बर पॉइंट्स इन एग्जाम हॉल, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि जनसंख्या बोलिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, वो एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। होता है ऐसा, लेकिन कुछ चीज कुछ टाइम बाद याद भी आ जाता है, वैसा भी होता है कि एग्जाम हॉल जाने से पहले ऐसा लगता है ना कि मैं याद कैसे कर पाऊंगा, लेकिन क्या बाद में याद आ जाता है। जैसे प्री आपने दिलाया होगा, ऐसा लगता है ना कि यार ये इतना सारा डाटा कहाँ से याद कर पाऊंगा, लेकिन वहां पर जब निकल के आएंगे डिस्कस किए लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी था, ये तो मुझे याद है, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में आपको डाटा याद आना चाहिए, वो कैसे आएगा वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। कैसे लाना है आपको आपकी जिम्मेदारी, आपको कैसे भी लाना है। अ फाइन बैलेंस बिटवीन कोर्स एंड लॉजिक। देखो होता ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंट्रो में कोर्स देना है, कंक्लूजन में कोर्स देना है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कि अगर कोई भी ऐसे आ रहा है तो आपको कोर्स से चालू कर रहे हो, वो आपके वो आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। कई लोग होता है कि हर एक पेज में एक शायरी डाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्टोरी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो उससे रिलेटेड है वो टॉपिक डालना है। वुमेन इंपावरमेंट हो गया तो आप तो महिला की स्टोरी बता दिए, पॉल्यूशन हो गया तो आप कैसे, जैसे इंदौर ने कैसे क्लीन किया अपने आप को, 4 साल से नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है ना। ऐसे कोई एग्जाम्पल देने आपको, ऐसे नहीं कि इररिलेवेंट कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रक्चर होता है ना कोई भी ऐसे का, इंट्रो, ठीक है ना, फिर कॉज, सॉल्यूशन, कंक्लूजन, उसमें आपको क्या क्या लिखना होगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो सिंपल होगा। क्या टॉपिक ले हम लोग, जो मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। नहीं, हम लोग लेंगे नक्सलवाद। कितने लोग मानते हैं अभी भी कि वो नक्सलवाद अभी इस साल भी आएगा, क्योंकि वो आना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो नक्सलवाद एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ऐसे में आपको या इंडिया लेवल पे आ सकता है, छत्तीसगढ़ लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 2010 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो कोई है तो वो कौन है, नक्सलवाद है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इनका
कितना बड़ा खतरा है ये भारत और छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है ना। तो अब हम इससे चालू करते हैं, नक्सलवाद को कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे आप टॉपिक्स लिखेंगे। सबके आंसर अलग होंगे, सबके थॉट्स अलग होंगे, लेकिन आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप एक हेडिंग डालिए नक्सलिज्म करके, नक्सलवाद, नक्सलिज्म जो भी है, आप उसको फ्रेम करते जाना ना, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। तो जैसे हो गया, पहला हम लोग ले लीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, डाटा, कोई भी डाटा दे सकते हैं, ठीक है, या कुछ रियल स्टोरी लिख सकते हैं, या कुछ कोट्स लिख सकते हैं, या और ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन कुल मिला के, कहना मतलब ये। तो जैसे आप नक्सलवाद पे चालू कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे, एक आंकड़ा देंगे जो पुलिस विभाग निकालता है कि पिछले 4 सालों में नक्सलवाद के जो घटनाएं हैं वो क्या है, 60% कम हो गई है, ठीक है। आपने ऐसा लिखा, इंट्रो ये चालू किया कि अकॉर्डिंग टू पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट, जो नक्सल घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में 60% कम हो गई है, ठीक है ना। ये आपने लिखा, और आपने कुछ रियल स्टोरीज भी लिख दिए कि आज अब बस्तर में जाए तो फिर देखने में क्या मिलता है कि रोड्स अच्छे अच्छे हो गए, ब्रिज अच्छे अच्छे हो गए, टूरिज्म डेवलप हो गया, लोग जगदलपुर घूमने जा रहे हैं, जो दंतेवाड़ा घूमने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, फिर आपने इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी किया, ठीक है ना। जैसे टॉपिक हो गया नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में चुनौती, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, नक्सलवाद, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो आपने कुछ स्टोरी बता दिया कि ना, कुछ डाटा देके कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम हो गया है, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, आज जो पहले क्या है, फेमस था नक्सलाइट के लिए बस्तर, आज वो एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी जो अभी अप्रैल में हुई घटना जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, उससे हमें पता चलता है कि नक्सलवाद का खात्मा अभी तक नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट को इसमें, हमें इसमें प्रयत्न करना चाहिए और करते रहना पड़ेगा। ये क्या हो गया, एक इंट्रो हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंट्रो हो गया। आपने बताया कि हम उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब अभी भी है वो, लेकिन हम उसको खत्म कर देंगे बहुत जल्दी। ये आपका इंट्रो हुआ एक। आप और कैसे इंट्रो दे सकते हैं आप, एक और इंट्रो होगा तो कि आपने एक और इंट्रो दिया कि नहीं, मैं इस पिछले साल दंतेवाड़ा घूमने गया था, मैंने देखा कि वहां पर कि जो महिलाएं हैं वो टुकनी लिए मार्केट में अपने क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उनके बदले उनको पैसा मिल रहा है, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, ठीक है ना। फिर भी जो अभी जिसमें हाल ही घटना में 10 जवान शहीद हो गए, ये हमें बताती है कि हमें नक्सलवाद अभी भी एक चुनौती है, जिसे हमें दूर करना है। गवर्नमेंट की तरह के वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना। स्कीम्स क्या हो गया, उनको वहां पर एक मधुर गुड़ योजना होगी जहां उनको कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, रोड से डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर भी नक्सलवाद अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमें इसमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। ये आपका क्या हो, पॉजिटिव इंट्रोडक्शन हो गया। ये मैं फ्रेम, मतलब ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको इसको अपने इसे बना के लिखना है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप क्या इंट्रो कितने तरीके से चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और इंट्रो करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। अब एक और तरीका होता है, आप कोई कोट्स यूज कर लिए, कोई कोट्स, जैसे नित नव रंग छत्तीसगढ़ के महानदी का धार, लोक रंग है मड़वा सुगर, नित नित मानो त्योहार, जय जोहार, ठीक है। ये एक कोट्स हो गया, ये भी एक आपने बढ़िया लिख दिया इसको, ठीक है। आपने फिर डिफाइन कर दिया इसको नीचे में, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो आपने देखा कि इंट्रो लिखने के कितने सारे तरीके हैं, ठीक है ना। लेकिन कौन ज्यादा प्रेजेंट कर पाता है, कौन डाटा के साथ प्रेजेंट कर पाता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका इंट्रो कितना अच्छा होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि 90% चेक करता है इंट्रो और कंक्लूजन, बीच के सिर्फ पॉइंट्स दिखता है। आपने कौन सा पॉइंट अंडरलाइन किए,
मैं उसी में आऊँगा, आपको उसमें भी आऊँगा। पहले मैं इंट्रो बता दे रहा हूँ एक। वो आप कई लोग इंट्रो मिल ही सकते हैं, लेकिन अब क्या वो बहुत पुराना हो गया। सब कुछ जानते हैं कि नक्सलबाड़ी गांव बंगाल से हुआ है, चारू मजमदार है वो लीडर था। मतलब वो आपको वो थोड़ी पूछ रहा है कि कहाँ से पैदा हुआ, आपका टॉपिक क्या है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की चुनौती। ठीक है ना। तो आप ये बताने लग गए कि आपके पास 5 पेज मिलता है, आप उसमें ये बता रहे हो कि वहां से हिस्ट्री बता रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका एक पेज खराब होगा और आपका निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। ठीक है ना। आप ये मान के चलिए, मतलब मेरे एक अच्छी बात यह है कि मैं 2018 पीएससी भी दिलाया हूँ, वो मेरी फर्स्ट पीएससी थी, उसमें भी मैं दिलाया हूँ, और 2019 पीएससी भी दिलाया हूँ। तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे 2018 पीएससी के बाद 19 पीएससी में मेजर चेंजेस आए थे। ठीक है ना। पहले क्या होते थे, सिर्फ 2 ऐसे लिखने होते थे और एक ऐसे को लिए 15 पेज मिलता था। तब उस समय ये अच्छा था, हिस्ट्री बता दिए क्योंकि उसमें पेज भरना है, हिस्ट्री बता दिए, फिर मसलन नक्शा बता दिए कि ये जो कॉरिडोर होता है ना बंगाल से निकाल के पूरा तमिलनाडु तक, एक वो अंडरलाइन कर दिया उसको। वो उस समय के लिए अच्छा था, लेकिन अब आपको मिलते हैं 5 पेज। 5 पेज मिलते हैं, मतलब आपको, और 5 पेज भी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लाइन नहीं, 5 पेज में मुश्किल से आपको 15 से 16 लाइन रहेंगे। और 15 से 16 लाइन में हर लाइन में आप यकीन मानिए कि आप 8 से 10 वर्ड ही लिख सकते हैं। अगर राइटिंग ज़्यादा छोटी हुई तो 12 वर्ड्स, उससे ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। तो आपको जब इतने कम पेजेस मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट पॉइंट पे आइए ना, घुमा फिरा के बात नहीं करना है, सीधे लपेट के क्या करना है, 6 मारना है। कहाँ सिंगल ले रहे हैं आप? ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट भी, मतलब जो पीएससी भी यही चाह रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट पता है कि नहीं है। घुमाना का सिस्टम गया अब। घुमाना का सिस्टम 2018 तक होता था, जब 19 पीएससी के बाद आपको सर डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। तो इंट्रो समझ में आया आपको? 5, मैं बता रहा हूँ फिर से, 5 पेज मिलेंगे। अब बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि मैं इंट्रो कितने पेज में लिखूं। अब वो फिर आपका डिस्क्रिप्शन है, आपके पास कितने कंटेंट है और कितने अच्छे कंटेंट है। ठीक है ना। अब 2020 में एक आया था कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना। ठीक है ना। वो उसमें आता है एलिफेंट वाला, कि जो हो रहा है ना वो सरगुजा साइड होता है कि हाथी ने फिर हत्या कर दी, तो उस पे आया था। अब उस पे ऐसा था कि मेरे पास कुछ टॉपिक ही नहीं थे, कुछ कुछ न्यूज़ पढ़ा था मैंने, और अब वही था मेरा सहारा। तो मैंने क्या किया, उसका इंट्रो तो क्या, एक स्टोरी बना दिया कि इस न्यूज़पेपर के दिन इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, सरगुजा में इतना महिला की मौत हो गई, यहाँ से मैंने इंट्रो चालू कर दिया। ठीक है ना। वो इंट्रो हो गया मेरा। और वो स्टोरी मुझे भी याद भी नहीं थी, मैंने बना दी स्टोरी। ठीक है ना। तो लेकिन मैंने उसका, मुझे पता था कि मुझे बनावटी वे का, इसलिए मैंने उसको क्या कहा, छोटा कर रखा। अब वही बात आ गई कि हॉर्टिकल्चर की, तो मुझे पता है कि इतना सारा डाटा है, ये है, तो मैंने क्या उसको इंट्रो क्या है, लंबा कर दिया। ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको क्या रखना चाह रहे हैं, छोटा रखना चाह रहे हैं या बड़ा रखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कंटेंट है। कई लोग 1 पेज भी लिख लेते हैं, कई लोग आधा पेज भी लिख लेते हैं, तो मैं उन आधा पेज लिखने वालों में से हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास क्या, मैं क्या डिवाइड कर लेता हूँ ना, मेरे पॉइंट बहुत आ जाते हैं, और आपके पास भी अगर डिवाइड करेंगे ना पॉइंट्स बहुत आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड कैसे करेंगे उसी को। ठीक है। तो समझ में आ गया, इंट्रो अपने अनुसार आपको कितने कंटेंट है उसके अनुसार से आपको क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है। फिर एक ये होता है, इंट्रो के बाद बहुत सारे लोग किसमें जम करते हैं, कॉज या प्रॉब्लम्स, क्या समस्या आ रही है। मैं एक चीज और रखता हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो, स्थिति क्या है अभी वास्तविक। ठीक है ना। ये चीज मैं पकड़, जैसे आज 2010 में नक्सलवाद क्या है, 16 से 17 जिलों में फैला हुआ था, आज वो सिमट कर सिर्फ 10 जिलों में रह गया है। ठीक है। नक्सलवाद जो हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़पेपर में कोई ना कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है कि जो भी नक्सली सरेंडर करता है उनको 10 लाख रुपए में भी मिलता है, साथ में एक, ठीक है ना, रोजगार के मौके भी मिलते हैं, पर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको घर भी मिलते हैं, आवास योजना के तहत इतने सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इंक्लूड डाटा एंड एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताया आपको। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट। ठीक है ना। अब आपको उसमें कौन से एक्ट लिखेंगे, नक्सलवाद वाले में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद आता है, कौन सा आर्टिकल याद आता है? देखिए नक्सलवाद का शुरुआत कैसे हुआ था, आप लोग, मतलब क्या था नक्सलवाद, था क्या? आपने आपने बोला ना,
अब बताइए मुझे नक्सलवाद था क्या? नक्सलवाद था मतलब ना, गरीबों को शोषण के खिलाफ आवाज था एक नक्सलवाद, ठीक है ना। जो जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज था नक्सलवाद। तो उसका आर्टिकल क्या है, उसके अगेंस्ट आर्टिकल? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। ठीक है, एक ही आर्टिकल हो गया। और बताइए क्या था आर्टिकल? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। कानून के कानून के सामने सभी समान होंगे, ठीक है ना। मतलब नक्सलवाद की मुख्य जड़ यही है ना कि हमें इंफीरियर ट्रीट किया जा रहा है और सामने वाले को सुपीरियर ट्रीट किया जाता है। आज भी जो हम जो बैकवर्ड एरिया है, आपने देखेंगे सबसे बड़े बैकवर्ड एरिया प्रॉब्लम यही है कि आप उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं पहुंचा है, और वो सही भी है। उनको लोअर दर्जे का और बाकी को अपर दर्जे का। आप कभी जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वो बहुत शाय है और वो आप लोग बात करने से डरेंगे, ठीक है ना। दिक्कत यही है कि उनके पास सही में डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। और नक्सलवाद हमेशा इन्हीं जगहों पर सबसे पहले क्या फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। उसका कारण भी यही है कि डेवलपमेंट वहां पर नहीं पहुंचा है। और जो नक्सलवाद की आइडियोलॉजी है वो क्या सिमिलर है, शोषण के विरुद्ध आवाज। तो क्या फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनको बताया जाता है कि जो प्रेजेंट सरकार है, ठीक है ना, वो आपकी विरोधी है, ठीक है ना। ये आपके क्या विरोधी है, ये आपकी जमीनें हड़प लेंगे, जल जंगल जमीन जो सबसे मुख्य मुद्दा होता है, ठीक है ना। आपकी जमीनें हड़पेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े कैपिटलिस्ट आ जाएंगे, ठीक है ना, जंगल कट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है कि राइट टू इक्वालिटी, सभी नागरिक समान है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये आप आर्टिकल दे सकते हैं। फिर कनेक्शन बिटवीन इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कई बार क्या होता है, हमारा इंट्रो अलग अलग मतलब अलग पैराग्राफ में खत्म हो रहा है और फ्रेंड सिनेरियो अलग पैराग्राफ में खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कनेक्शन बहुत जरूरी है। और शुरुआत में ये कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं आता, क्या ना, जब लिखते रहोगे तब आता है कि आपका जो अगला मतलब जो पॉइंट खत्म हुआ उसके अगले पॉइंट में वहीं से चालू हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हेडिंग नहीं डालना है, प्रेजेंट सिनेरियो। आपका इंट्रो खत्म हुआ, इंट्रो आपने खत्म किया एक पैराग्राफ में, उसके बाद जस्ट आप नीचे आ गए, ठीक है ना। नीचे आ गए, नीचे में क्या लिखा, मतलब आपने इंट्रो में ये बताया कि अभी भी लास्ट पॉइंट में अभी भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जिंदा है, ठीक है ना। फिर आपने जस्ट नीचे बताया कि जो साल 2010 में नक्सलवाद जो 16 जिलों में फैला हुआ था वो अब सिमट के केवल 10 जिलों में रह गया है। और जो सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन की, उनके लिए जो सरेंडर नक्सलिज्म है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिनारियो हो गया। कनेक्शन आया, वैसे ही आपको कनेक्शन बैठाना है, ठीक है ना। मैं मैं यहाँ पर खुद से डेवलप कर रहा हूँ तो हो सकता है उतना अच्छा ना बने, लेकिन आप जब उसको लिखेंगे, राइटिंग करेंगे ना, तो वो आते आएगा धीरे धीरे। वो एक बार में नहीं आता, ऐसा नहीं कि 5-6 ऐसे लिख लेता आगे, नहीं। आपको उसको हर हफ्ते 2 ऐसे लिखना होगा, तब वो आपको कनेक्शन आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट में आप डाल सकते हैं बहुत सारे एक्ट, कौन, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट, दहेज, ये सब चीज में क्या डाल सकते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? पहले इंट्रो, फिर प्रेजेंट सिनेरियो। और कोशिश करना कि इंट्रो और प्रेजेंट सिनेरियो आपका एक पेज में खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है आपके पास कितने पेज हैं, 5 पेज हैं। और 5 पेज में आपको शुरुआत का पहला पेज में आपको क्या देना है, क्वालिटी देना है। क्वालिटी तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर पता है कि किस में क्या डालना है, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, फिर अगला है सबसे इजी और सब कुछ जानता है कि रीजन क्या है, कॉज क्या है, प्रॉब्लम, सब वही है, अलग अलग मीनिंग है, लेकिन कहना एक ही चाहते हैं। तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में चुनौतियों में फिर प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे हैं बताओ। ये मैंने डायमेंशन क्लियर कर दिया, सोशल,
सोशल वे पे सोचो कि ये चुनौतियां क्यों आई, क्या कारण थे कि नक्सलवाद इतना बड़ा प्रॉब्लम बना। नहीं, और कोई? सोशल बोल रहा हूँ, सामाजिक में बोल रहा हूँ। अब सामाजिक रूप से क्या चुनौती थी कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में उभरा? भेदभाव। भेदभाव है ना, ठीक है ना, और क्या? अलगाव, ठीक है ना। सामाजिक रूप से उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, उससे क्या हो गया, एलिनेशन आ गया, अलगाव आ गया, आ गया ना। यही एक बड़ा वजह थी कि जब नक्सलियों ने उनका ब्रेन वॉश किया, बहुत आसानी से ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि हम वो कटे हुए हैं, ठीक है ना, और हम भी अलग हैं। समझ में आ रहा है ना? सोशल वे में कैसे सोचना, ये आपको डायमेंशन याद रहना चाहिए। ये तो मैं अपने टाइम में रख लिया था, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके कारण क्या होंगे, इन 6-7 कारणों में आ जाएंगे, 6-7 डायमेंशन में आ जाएंगे। सामाजिक रूप से एक हो गया, फिर अब इकोनॉमिकल। आप बताइए, कोई बताइए इकोनॉमिकल क्या प्रॉब्लम थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उभरा? अब बताइए। नहीं तो मैं 2000 की बात कर रहा हूँ जब नक्सलवाद प्रॉब्लम बना। अभी 2010 की बात करूँ या अभी भी बात करूँ तो इंडस्ट्री स्थिति है ही नहीं छत्तीसगढ़ में, मतलब बस्तर में और सरगुजा में जहाँ थोड़ा नक्सलवाद है। सबसे आपने कालाहांडी जिला सुना था? कालाहांडी उसमें फेमस थी, ठीक है ना। उसी तरह बस्तर भी फेमस था गरीबी के लिए। इकोनॉमिकली वहां के लोग बहुत गरीब हैं। अभी भी जाओगे तो बार्टर सिस्टम चलता है, मतलब अगर आपके पास उनको 2-3 चीजों की जरूरत होती है, गुड़, ठीक है ना, तो अगर आपको उनके पास कोई लघु वनोपज है तो आप गुड़ में इसको एक्सचेंज करके आप ले सकते हो, कीमती कीमती चीजें, ठीक है ना। तो उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत थी गरीबी, वहां बहुत गरीबी था, ठीक है ना। उनके पास कोई भी साधन नहीं थे, उनके पास आप ये मान लीजिए लाइट नहीं था। अगर उनको इलाज कराने जाना है तो या तो हैदराबाद जाए, अगर बस्तर की बात करूं, या तो फिर रायपुर आते थे, जो बहुत क्या होता था, कॉस्टली होता था, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉब्लम था। आप देखिए कि जो नक्सलियों ने कैसे उनका ब्रेन वॉश किया, कैसे इन चीजों को सॉल्यूशन दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक रूप से उनको यह बता दिया कि आपका जो सभ्यता है वो श्रेष्ठ है, ठीक है ना। आपकी सभ्यता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है मुख्य धारा में मिलाकर, ठीक है ना। और इकोनॉमिक रूप से नक्सलियों ने क्या किया, जो करप्शन था, ठीक है ना, उसको दूर किया। आप ये देखेंगे कि जब नक्सलवाद उभरा तो उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए कि जहां गवर्नमेंट ऑफिसर से उनको सबसे जन चौपाल बुलाकर सजा दी जाती थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो जमींदार होते थे जो कौड़ियों के दाम में उनके वनोपज को ले लेते थे, तो उनसे क्या वो दूर हुआ। तो इकोनॉमिक लोग छोड़ गया, बेनिफिट हुए। और सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उनका जो एक क्या बोलेंगे, एक घेरा होता, मतलब एक एरिया होता था ना, उनके बीच में उनकी पूरी आजादी थी उनका जल जंगल जमीन को यूज करने का, ठीक है ना। एक आदिवासी व्यक्ति को जल जंगल जमीन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उसको नोट नहीं चाहिए, सिक्के नहीं चाहिए, उनको उनके संसाधनों पे अधिकार चाहिए, ठीक है ना। वो मिल गया तो उनको और चीज की जरूरत थी क्या? नहीं थी। बाहर से उनको कुछ चीज नहीं चाहिए, इसलिए उनके पास क्या है, इकोनॉमिक कोई समस्या बाद में नहीं आई। अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि कोई भी खनन हो पा रहा है क्या बस्तर में? नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि वहां जितने भी रिसोर्सेज पे कहाँ अधिकार है अभी भी नक्सलवादियों का। समझ रहे हैं ना। अभी बहुत सेंसिटिव एरिया, आप वहां पर कुछ जाके कोई भी कुछ नहीं कर, जहां पर पेड़ भी नहीं काट सकते आप, ठीक है। फिर तीसरा हो गया पॉलिटिकल। अब बताइए पॉलिटिकल क्या चुनौती थी कि जिसके कारण नक्सलवाद उभरा, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ क्यों क्यों उभरा, आप तो बता रहे कि है ज्यादा थी, मैं बोला क्यों उभरा, आप बताइए। मतलब कोई सोच नहीं पा रहा है कि क्यों उभरा नक्सलवाद। अब
याद करिए 2010 या 2005 के समय क्या ऐसी राजनीतिक चुनौती थी जिसके कारण नक्सलवाद और बढ़ा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप भी ये देखेंगे कि जो उस समय क्या था कि उनको रिप्रेजेंट नहीं मिला, चाहे सरकार में हो चाहे वहां की स्थानीय, ठीक है ना, स्थानीय सरकार में उनको क्या नहीं मिला, रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, जनप्रतिनिधि नहीं मिले उनके ओरिजिनल, और वो उनको किसने दिया? ठीक है ना? देखो उसमें क्या होता है, आप लोग को ये जानिए कि जो नक्सलवाद होता है ऐसा कुछ नहीं कि गन लेके खड़े हो गए या 10-20 लोग, नहीं, उनकी प्रॉपर सरकार होती है, ठीक है ना? और होता ये था कि पहले जमाने में कि वहाँ एक खड़ा कर दिया जाता था सामने कि ये आपका लीडर है, लेकिन फैसले कोई और ले रहा है। उसे क्या होता है, उसे क्या एलिनेशन होता है, एक क्या होता है, एक खाली स्थान पैदा होता है। उस खाली स्थान को किसने दूर किया? बाद में इन्होंने आके दूर किया। तो राजनीतिक रूप से उनके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उनको समझाए कि ये गलत है ये सही है, ये लोग गलत है ये सही है। एक ऐसा नेता उनके पास कमी थी, एक ऐसे नेता की। समझ रहे? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को पॉइंट्स? फिर है फिजिकली, ये पॉइंट नहीं आएगा शायद, तो फिजिकली आप इस पॉइंट को, चलो कोई सोच पा रहा है फिजिकली क्या चुनौती थी? फिजिकल, चलो फिजिकल छोड़ो, अब मैं इसको ही बताऊंगा। जियोग्राफिकल सोचो, बहुत इजी वे। और कोई? ठीक, और जो वहां पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वहां पर क्या पूरा पहाड़ है और पूरे क्या है, जंगल है, प्लेन एरिया नहीं है, ठीक है ना? वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के बीच में कनेक्ट करने की, ठीक है ना? बस्तर को जोड़ने का सिर्फ एक ही रोड होता था, NH-43 जो है ना, एक ही रोड है अभी भी है। वो पहले क्या था, वो पहले वो सिंगल लेन था। तो सोचिए यहाँ से जगदलपुर जाने में इतने समय लगता था, तो जगदलपुर के बाद दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर कैसे जा पाएंगे? अभी आपको जाने में कठिनाई होती है तो आप 20 साल पहले सोचिए, ठीक है ना? वो चुनौती है कि नहीं है? पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गांव है, कैसे जाएगा कोई भी? गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करी, कहाँ कहाँ पर पहुंचेगा? ठीक है ना? वहां बिजली पानी कैसे आएगा? वहां स्वास्थ्य सुविधा कैसे आएगी? ये चुनौती है कि नहीं है? ठीक है ना? उनको लगेगा ना कि नहीं, नहीं यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना बिजली है। तो ये जो ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि अगर हम इनका साथ देंगे तो हमें सब मिलेगा, ठीक है ना? ये एक रीजन था कि नहीं था? अभी भी आप कई जगह जो जाएंगे बस्तर में बिजली नहीं पहुंची है, ठीक है ना? आप देखेंगे कि आपको वहां जाने में 2-2 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने बस्तर घुमा है कि नहीं घुमा है, ये बताइए पहले एक बार। अगर आपको समय मिलेगा तो बस्तर घूमिएगा, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चुनौती है जियोग्राफिकली किसी चीज पे पहुंचना। अगर यहाँ से अगर बिलासपुर तक अगर आप 10 साल पहले देखें ना तो 3 से 4 घंटे लगते थे जाने में, अब क्या 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो। वो भी एक रीजन है कि नहीं, कनेक्शन का जुड़ाव का एक रीजन है कि नहीं है? अगर वो ना होता तो क्या होता, अलगाव आता, ठीक है? तो फिर हो गया कल्चरल, सबसे बड़ा मुद्दा कल्चरल। जनजाति सभ्यता मुख्य धारा की सभ्यता से बहुत अलग है, ठीक है ना? सभी लोगों को सोचने में बहुत समय लगा। यहाँ के गांव में मुख्य आदमी कौन होता है? सरपंच होता है ना? वहां ऐसा नहीं होता, वहां होता है उनका जनजाति प्रमुख, ठीक है ना? और यहाँ के कोई गांव देखेंगे तो जर्ली एक गांव क्या होता है, पूरा जुड़ा होता है, उसमें सभी समाज के व्यक्ति होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता, वहां क्या होता है, पारा होता है,
जैसे गौड़ है तो पूरा गौड़ रहेंगे उसमें, ठीक है ना। माड़िया है तो माड़िया, ध्रुवा है तो ध्रुवा, उनकी बस्ती होती है। तो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर था सिस्टम का, वो क्या उनको सूट नहीं किया, उनकी सभ्यता को, ठीक है ना, उनके जो रिचुअल्स थे वो उससे क्या मैच नहीं किया। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बाद में नक्सलवाद वहां उभरा। सोच लीजिए एक एक ट्राइबल विलेज में आप किसी नॉन ट्राइबल व्यक्ति को बैठा दें, वो कमांड करे, ठीक है ना, फिर क्या होगा। ठीक है। और फिर ये सोचिए कि आपका गांव है, लेकिन आपके गांव में आपके जंगल है, आप वहां जंगल से कोई भी कटाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज तोड़ नहीं पा रहे, फिर क्या होगा। अगर तोड़ने भी जा रहे हैं तो फिर वो रिश्वत मांगा जाए आपसे, ठीक है ना। वहां फॉरेस्ट गार्ड आके बोले कि इसका 100 रुपये लगेगा लकड़ी काटने का, ठीक है। वहां रोड ना हो, अगर आपको कोई तबियत खराब हो तो आपको 100 किलोमीटर 2 दिन चल के जाना पड़े। अभी भी आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना। तो आज से 10-20 साल पहले आप इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर नक्सलवाद नहीं उभरेगा तो फिर क्या होगा बताओ। मतलब एक ही रीजन था ना, मतलब ये सब रीजन था कि नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि नक्सलवाद क्यों उभरा। इसमें आप कुछ चीजों को रीजन में कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये पॉइंट याद रखिए, ये सब में काम आएंगे आपको। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल। और इसमें ये बोलता हूं कि आप हमेशा इसमें बुलेट बुलेट पॉइंट में याद रखिए। ये जो बुलेट है ना, बुलेट पॉइंट्स में रखिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखिए इसको। मेरे ये सजेशन है, बहुत से लोग पैराग्राफ यूज करते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा शो होगा। आपको अगर कोई चीज अंडरलाइन होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, तो क्या क्या ज्यादा नजर पड़ती है चीजों में, आपने खुद देखा होगा ना। और जनरली बीच का पोर्शन ऐसा होता है कि जो चेकर है वो बिना देखे मोस्टली टाइम वो पूरा चेक नहीं कर पाता, आपका कुछ कुछ पॉइंट्स पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा पॉइंट्स में लिख दिया है तो क्या अच्छा इंप्रेशन जाएगा और ज्यादा नंबर आप फैच कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लोकल एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है ना। अगर मैं कल्चरल बोल रहा हूं तो आप बताइए कि आज भी जो, ठीक है ना, आदिवासियों की सभ्यता है वो कैसे मुख्य धारा, मतलब आप बस्तर का जो सभ्यता है वो मतलब मैदानी इलाकों सभ्यता से कितना भिन्न है कि नहीं है। आप बताइए कि वहां की लिटरेसी रेट, ठीक है ना, अभी भी कितना है, मेरे ख्याल से 47 है। छत्तीसगढ़ कितना है, 72, 76 होगा, तो उससे कम ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको एग्जाम्पल देने होंगे, आपका स्टैटिक डाटा यहां पर काम आएगा, ठीक है ना। अगर आप अगर आप बोल रहे हैं कि सामाजिक पिछड़ापन, तो क्या बताएंगे आप उसमें, लिटरेसी साक्षरता दर बताएंगे कि अभी भी साक्षरता दर वहां से औसत भारत की साक्षरता दर से कम है। तो उससे क्या आपके पॉइंट को क्या मिलेगा, बल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल बताएंगे तो फिर आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी बस्तर क्षेत्र से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना, ठीक है ना। ये हो गया कि बस्तर क्षेत्र से अभी भी जो मतलब आईएएस हो, आईपीएस हो, अभी भी बहुत कम ही है ना। अगर कोई छत्तीसगढ़ में 150 होंगे तो बस्तर क्षेत्र से 2 या 3 ही होंगे, वो भी आदिवासी समाज से, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे। ज्योग्राफिकली आप बता दीजिए कि वहां इतने घने वन है कि अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। अबूझमाड़ा का जो होता है ना सेंसस, अभी तक नहीं हो पाया है। इतने घने वन है और पहाड़ है कि आदमी वहां सर्वे ही नहीं कर सकता। तो ये सब आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे, तभी आपका जो थर्ड पॉइंट है, कोई भी आप प्रॉब्लम है वो जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सामाजिक पिछड़ापन है, अरे बताओ ना, सामाजिक पिछड़ापन है तो वहां की साक्षरता इतनी है, ठीक है ना, तभी तो आपको उसको जस्टिफाई कर पाओगे ना, समझ रहे हैं। तो ये डायमेंशन में आपके रीजंस होने चाहिए। कोशिश कीजिए बुलेट पॉइंट में लिखिए और एग्जाम्पल जरूर लीजिएगा। समझ में आया इतना। जनरली इसके लिए मैं डेढ़ डेढ़ पेज रखता हूँ, 1.5 से 2 तो ज्यादा हो जाता है, मैं जगह 1.5 पेज रखता हूँ मैं जनरली। और आपके पास कंटेंट ज्यादा है इसमें तो 2 पेज का लीजिए। आपको कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस बना के चलना होगा ना।
फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम बताने होंगे। देखो आपको क्या, एक स्ट्रक्चर होता है ना कि अब पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, ठीक है ना। पेरेंट्स इन्वेस्ट पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, और फिर प्रॉब्लम का कारण क्या है, अब बताएंगे अब गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें। अभी आप सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, अभी आप बताएंगे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या डालने होंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, यहां पर आपका बाकी चीज स्कीम्स काम आएगा, ठीक है। अब बताओ चलो मुझे, अब कितना, 2-3 महीना तो हो ही गया हो ना पढ़ते पढ़ते आप लोग को, तो बताओ मुझे स्कीम्स बताओ। लोन वराटू, ठीक, क्या है वो बताओ। हम्म। 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 और, हाँ, और, अच्छा ये बताइए बस्तर नेट परियोजना कौन से प्रॉब्लम को दूर कर रही है, कौन से टाइप के प्रॉब्लम को, ज्योग्राफिकल। लोन वराटू कौन से प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। ठीक, और बताइए, सिर्फ 2 योजना है क्या। हाँ, वो क्या कर रही है। हम्म। हाँ, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना पे ये लागू है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप नक्सलवाद की बात कर रहे हैं और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को भूल रहे हैं। मतलब कोई भी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसे गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसको आप भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको बताना चाहिए ना कि कोई भी नक्सलवाद सरेंडर करता है उनको 5 लाख रुपए सरकार देती है, उनको घर देती है, उनको नौकरी देती है, उनको पुलिस फोर्स में मतलब रिजर्वेशन मिलता है। ये भी चीज आपको बतानी है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, अब गवर्नमेंट स्कीम्स कहाँ पर रखना है आप लोगों को। और कोशिश ये करना, जैसे गवर्नमेंट स्कीम लिख लिया, लोन वराटू बता दिया आपने, तो ब्रैकेट में लिखो सका मतलब वो क्या है, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि परब योजना, तो फिर आप बताओ कि वो योजना है भी क्या, एक लाइन में ऊपर में मतलब ब्रैकेट करके, ठीक है। और आपने बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लिख दिया, बेटी बचाओ मतलब योजना जो लॉन्च की गई, ठीक है ना। तो उसमें ब्रैकेट में ये बता कि टू इम्प्रूव सेक्स रेशियो, एक बता दिए ब्रैकेट में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कैसे स्कीम्स को आपको लिखना है। आपको उसमें 10 लाइन नहीं लिखनी है, आपको एक स्कीम नाम लिख दिया और ब्रैकेट में 5-6 लाइन में बता दिया कि वो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना। फिर है व्हाट्स नीड टू बी डन। जल्दी मैं ऐसा करता था कि जैसे कई, मेरी ये थी कि मैं हेडिंग डालता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ऐसे लिखने का जो तरीका होता है वो हेडिंग ना डाले सीधे पैराग्राफ में लिखें, लेकिन मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी हेडिंग लिखने का, सॉल्यूशन, रेमेडी, प्रॉब्लम, एक ऐसी हेडिंग देते हैं। जनरली यूपीएससी में वो बहुत कम होता है। यूपीएससी में जनरली आप लिखते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मतलब कब चालू हुआ प्रॉब्लम, कब स्कीम्स, कब हेडिंग मतलब कब कंक्लूजन चालू हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप क्या करते हैं, उसमें बकायदा हेडिंग लिखते हैं। तो जनरली मैं ऐसा ना लिख के कि सॉल्यूशन ना लिख के मैं क्या करता था, व्हाट नीड टू बी डन, मतलब तो बेटर वे होगा ना प्रेजेंटेशन का, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको फिर डायमेंशन देने, डायमेंशन याद रखो भैया। सॉल्यूशन दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि रामबाण दवा कोई भी एक चीज नहीं होती ना, ठीक है ना। सिर दर्द के लिए एक अलग दवा रहती है, ठीक है ना, कमर दर्द के लिए अलग दवा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। सॉल्यूशन आपका सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, आपके अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन कैसे बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल,
ठीक है, जल्दी अब उनकी मांग आ गई कि हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, हमारे कोई लीडर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कि गवर्नमेंट क्या की है, पेशा कानून जानते हैं आप लोग? आप ये सॉल्यूशन बताएंगे नहीं बताएंगे कि पेशा कानून को और स्ट्रांग किया जाए? उनकी कुछ मांगे हैं, आप उनको पढ़िए, उनको और स्ट्रांग किया जाए पेशा कानून को। सामाजिक सामाजिक रूप में जो उनके त्यौहार हैं उन पे क्या किया जाए, उनको छुट्टी दिया जाए, ठीक है ना, एक बड़े स्केल पे मनाया जाए, ठीक है ना। उनके जो क्या बोलते हैं महान व्यक्ति, उनके ऊपर योजनाएं चालू किया जाए, ठीक है ना, उनको अवार्ड दिया जाए। ये होता है ना, एक सामाजिक रूप से भी मिलाने का तरीका होता है कि यहाँ अगर बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि पर्व त्योहार मतलब बहुत सारे त्योहार होते हैं ना वहाँ, इतने छोटे होते हैं कि मतलब हर जनजाति का अपना एक अलग त्योहार होता है, ठीक है ना। यहाँ दिवाली मनाते हैं, वहाँ दियारी त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि दियारी त्योहार क्या 2-3 दिन चलता था, ठीक है ना, और हमारे यहाँ क्या होता है एक ही दिन चल के ज्यादातर दिन में खत्म हो जाता है। उनके यहाँ मड़ई मेला होता है, मड़ई मेला चलता है 10-15 दिन या 3 दिन, लेकिन अगर उस मड़ई मेला में अगर उनको छुट्टी नहीं देंगे तो फिर एक एलिनेशन आएगा ना। तो उनके जो सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना होगा, और उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, सुने ना वर्ड, ठीक है ना। कि उनको एम्पावर किया जाए कि वो मतलब जिला लेवल पे कि वो अपने फैसले खुद ले सके। अब सभी लोगों को एक साथ मतलब अलग अलग समाज के लोग हैं, उनको आप एक साथ नहीं बांध सकते। उनको क्या अपने अपने अधिकार दे दीजिए, वो अपने अनुसार गवर्न होंगे, ठीक है ना। भले एक सेंट्रल में अथॉरिटी रही है, लेकिन उनको क्या कीजिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिकल, कैसे उनकी आय बढ़ाएंगे आप लोग? फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब आप आय बढ़ाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या आय के साधन है वहां पर। और अगर मिट्टी जनरली क्या है, अनुपजाऊ है या बहुत कम उपजाऊ है, वहां धान नहीं हो सकता, तो फिर कैसे आप आय बढ़ाएंगे? वहां ना इंडस्ट्रीज भी नहीं है। जनरली है जो जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या है, जो पैसा देगा वो जो बोलेगा वो करेगा। तो तुम हाँ, और क्या आगे सोच सकते हैं आप लोग? इंडस्ट्री लगाया जाए वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जाए जो वहां पर शूटिंग नहीं करता हो, ठीक ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाओ, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है ना, ऐसी इंडस्ट्री लगाया जाए। आ, खेती क्यों नहीं होती उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, सॉइल फर्टाइल नहीं है। तो इरिगेशन को बढ़ाया जाए, चेक डैम से बनाया जाए, बड़े बड़े नहीं चेक डैम बनाया जाए, ये आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए ना वहां पर, ठीक है ना। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी, ठीक है ना। सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि सुरक्षा। आप सोच लो कि जंगल में हम नहीं मतलब सिक्योरिटी फोर्स नहीं, सरकार नहीं रही, लेकिन वो लोग जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो उनके पास रहते हैं, ठीक है ना, कभी भी वो आ जाते हैं। तो जब तक आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, डेवलपमेंट हो सकता है क्या? रोड बना रहे हैं, ठीक है ना, रोड बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो बिना सिक्योरिटी के हो सकता है क्या? नहीं। तो आपका एक और होना चाहिए सॉल्यूशन इसमें, सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब ये बताइए डीआरजी क्या होता है? आप लोग बहुत सारे लोग अभी भी न्यूज में है वो डीआरजी। इसी सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था डीआरजी। अभी जो 10 जवान शहीद हुए हैं वो डीआरजी से थे, ठीक है ना। हम्म, ठीक बोले आप। डीआरजी डीआरजी क्या होता है? जैसे आप देखोगे पुलिस में जो कुछ क्राइटेरिया होता है ना, 12वीं पास, इतना हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या बस्तर वाले क्या हो जाते हैं,
पिछड़ जाते हैं, जनरली उनकी हाइट कम होती है, पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी को दूर करने के लिए स्पेशल फोर्स रखा गया है, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, ठीक है ना। उसमें यह होता है कि जो बस्तर के नवयुवक है और जो समर्पित नक्सली है उनको उसमें भर्ती किया जाता है, क्योंकि उनको वहाँ का अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है ना। गुरिल्ला वारफेयर में उनकी अच्छी पकड़ होती है और वहीं के आदमी है, तो क्या होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से उस एरिया को पहचानते होंगे। तो और उससे क्या डबल फायदा होगा ना, सुरक्षा भी होगी प्लस रोजगार भी मिलेगा। और एक और फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट और ट्राइबल कम्युनिकेशन क्या होगा, बेहतर होगा ना। क्योंकि कोई आदमी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो वो एकदम एंटी गवर्नमेंट नहीं होता, ठीक है ना, वो उस पक्ष भी रखेगा। अगर आप मांग कर रहे हो कि मेरा सैलरी बढ़ाया जाए, आप नाराज हो, लेकिन आप ये भी जानते हो कि गवर्नमेंट क्यों सैलरी नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि बस वित्तीय कमी है, तो आप एंटी नहीं होते। सामने वाला बोल रहे हैं कि नहीं यार ये फिर इस गवर्नमेंट को खत्म, डेमोक्रेसी को हटा के अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाएंगे, तो आप विरोध करोगे नहीं करोगे, गवर्नमेंट रहोगे तो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास क्या आएंगे, प्रो पीपल आएंगे, ठीक है ना, उनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया था डीआरजी, जो लोकल जो जवान है उनको वहां भर्ती करके, ठीक है ना, उनको रोजगार देना, ठीक है ना, साथ में उनकी सुरक्षा करना, जो आसपास जो गाँव की, ठीक है। आप यकीन मानिए कि इतिहास गवाह है कि जब तक सुरक्षा नहीं होगी कोई भी, मतलब देश हो गया, राष्ट्र हो गया, इस कम्युनिटी क्या है, वो समृद्ध नहीं हो सकती। तो उसी अगर हमें नक्सलवाद दूर करना तो अपने क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना चाहिए। आपको एग्जाम्पल क्या देना होगा, इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल लीजिए ना आसपास स्टेट से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक समय में बहुत एरिया नक्सलियों की चपेट में था, और वहां कोई इंसिडेंट गिने चुने होता ही नहीं है, पूरा नक्सलवाद मुक्त हो गया है बहुत जल्दी। कैसे हुआ, वहां उन्होंने एक फोर्स बनाई, ग्रे हॉर्न फोर्स, लोकल लोगों को भर्ती किया, ठीक है ना, नक्सलियों की लड़ाई लड़ने के लिए। अब वो ऐसा है कि 2-3 साल में उन्होंने पूरा नक्सलियों को भगा दिया। बस्तर टाइगर भी है, ठीक है ना, पर उस बड़े पैमाने पे नहीं हुआ जो वहां हुआ, तो उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, उसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है अभी। उससे क्या पता चलता है, हमको मल्टी डायमेंशनल काम करना होगा, हमें हमें एक एरिया को वहाँ सिक्योरिटी देनी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट काम करने होंगे, रोड बनाने पड़ेंगे, ठीक ना, मोबाइल टावर लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी पड़ेगी, तभी तो वो लोग बोलेंगे नहीं हाँ हमें ये सरकार चाहिए, तभी बोलेंगे ना। कोई आदमी जंगल में रह रहा है, ना बिजली बिना पानी, उसको क्या मतलब कि वहाँ कोई भी सरकार रहा है, कोई भी सरकार चला है, वो तो जो उसको मदद करेगा उसको सपोर्ट करेगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें आप एक हमेशा याद रखिए कि अपने थॉट्स जरूर डालिए सॉल्यूशन में, पढ़ के रट के इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आपके थॉट्स होने चाहिए इसमें। अब उसमें आप अपना इनोवेशन लाइए कि आप कैसे दूर करेंगे, आपके थॉट्स होने चाहिए। एक पॉइंट उसमें आपके खुद के, जैसे आपने बोल दिया कि नहीं मुझे लगता है कि ये स्कीम अगर हम लाएंगे तो और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। आपने बता दिया कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम खत्म हुए, मतलब सॉल्यूशन में आपने बताया कि इन माय व्यू, ठीक है ना, वी कैन डू दैट, ऐसे करके आपने कुछ बता दिया 2-3 लाइन, वो आपके थॉट्स होने चाहिए और वो होने ही चाहिए, आपका व्यू उसमें आना ही चाहिए। अगर आपका व्यू नहीं आ रहा है मतलब वो क्या हो गया, आपने रट्टा मार के लिख दिया, ये आपने जो आपने कुछ सोचा ही नहीं सब्जेक्ट के बारे में। समझ रहे हैं ना, तो इतना समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल भी देते जाइए, मैं बता रहा हूं ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में एग्जाम्पल जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं मतलब आप ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं, और ऊपरी बात की मतलब क्या क्या बोलते हैं ऊपरी बात को, फालतू बात। और फालतू बात करोगे तो क्या मिलेगा, 50 में 20 पकड़ा दिया जाएगा और भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें आप इंटरव्यू में तो आ जाओगे, लेकिन क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ऊपरी बात नहीं करना है, वहां पर आपको फैक्ट फैक्ट के साथ, डाटा के साथ अपनी बात रखनी है, और वो तभी रखेंगे जब आप इसमें डाटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, उस टॉपिक के बारे में जानेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है न्यूज़पेपर, आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। फिर लास्ट है कंक्लूजन।
देखो भैया, भारत की जनता है, स्टोरी कैसी भी हो, एंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग। आप लोग भी चाहते हो कि मूवी देखते हो तो क्या होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग। ऐसा नहीं कि हीरो मर जाए और विलन जीत जाए, ठीक है ना। तो आपके ऐसे में भी ऐसा ही होना चाहिए, कितना भी नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे आपका कंक्लूजन, आप मान के 10 मार्क्स कंक्लूजन में होते हैं, अगर आपका निगेटिव गया तो फिर क्या मिलेंगे, 10 में से 2 दे दिया जाएगा आपको। तो इसीलिए आपका जो कंक्लूजन है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो कंक्लूजन होता है सही में कंक्लूजन होता है। आपके जितने पॉइंट्स आपने ऐसे में लिखे हुए हैं ना, वो आपका क्या होता है, कंक्लूड करेंगे वहां पर, समराइज करेंगे, ठीक है ना। आपने शुरू से बताएंगे और लास्ट में फिर क्या करेंगे, अपने थॉट्स बनाएंगे कि अगर नक्सलवाद की जो समस्या है वो उसमें सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी ग्रुप और सभी को मिलकर आगे आना होगा, तभी हम इस नक्सलवाद रूपी राक्षस से हम जीत सकते हैं। ऐसे आपको एक हैप्पी एंडिंग करनी होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव होना होगा। लास्ट में फिर आप कोई भी एक कोट से या बता दीजिए कोई, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद का होता है ना एक, अराइज अवेक एंड क्या होता है आगे, एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड, ठीक है ना। तब तक प्रयत्न करो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो मतलब ये हैप्पी एंडिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, कि हम इसमें काम कर रहे हैं और हमें और करते रहना चाहिए, भले हकीकत कुछ और हो, लेकिन हमने इल्यूजन बना दिया ना, यूटोपिया वाला राम राज्य बना दिया ना इसमें, कि हाँ ये हमने बता भी दिया कि प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन भी हमारा इसका हो चुका है और हम उसमें कर भी रहे हैं, बहुत जल्दी इसको दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको एक ऐसे समझ में आया, मतलब किस तरह से लिखना है वैसे, ठीक है। तो मतलब ये एक हाँ, अब मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ लिख दिए हैं कि जिससे आने ही है, इसके आपके इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर कर लीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट, टेररिज्म, एजुकेशन, नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है ना, ट्राइब, नक्सलिज्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, पॉल्यूशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आते ही हैं। और एक टॉपिक होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो जो मैं आपको मुख्य यही चाह रहा था कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है ना। मैंने आपको आज ये सिखाया कि आपको ऐसे किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आप उसको प्रिपेयर हो सकें, ठीक है ना। मैंने अब ये जो चीज़ है आपको हर ऐसे में काम आएगी। आपके पास अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके पास अगर आप पेपर 7 पेपर होते हैं, और अगर आपने 6 पेपर को अच्छे से पढ़ा है तो ये 7वां पेपर होता है ऐसे, वो आप लिख ही लेंगे। मतलब आपने पॉलिटी पढ़ी है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट याद आ गया, सोशियोलॉजी पढ़ी है तो फिर सामाजिक याद आ गया, ठीक है ना। फिलोसफी पढ़ा है तो फिलोसफिकल थॉट से झाड़ देंगे हम लोग, हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री जान लिए, छत्तीसगढ़ पढ़े तो छत्तीसगढ़ की समस्या के बारे में जान गए, डाटा जान गए। अब इतना सब जान गए तो अब आपको कैसे उसको परोसना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आज मैंने आपको यही बताया कि आपको कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, समझ में आया, ठीक है। जिनको बोरिंग लगा होगा, नींद आया होगा तो फिर माफी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरह से छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ दे सकूं। मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि जो मुझे प्रॉब्लम्स आई, जो मैं बहुत दिनों बाद समझा, उसको मैं आपको शुरू में बता सकूं। लेकिन होता ऐसा ही है कि जब तक आदमी टकराता नहीं तब तक सीखता नहीं है। तो ये जो मेरा समरी है, ये मेरा मतलब 3 से 4 साल का समरी है कि मुझे समझ में आया कि ऐसे में करना क्या रहता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, समझिए। बहुत लोग ऐसे होंगे कि फिर से उसी धक्के खा के जब लास्ट में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि नहीं यही था। खैर, वो भी सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, और मैंने आपको ये बता दिया कि कभी भी डरना नहीं। कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड ऐसे आते हैं, तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। 2021 वाले में शायद इंडिया में मतलब बहुत ही कोई इंडिया या छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे टॉपिक आ गए थे जो सोचे नहीं थे, लेकिन वो सबके लिए ऐसी ही है ना। वहां पर तो और मजा आता है जब किसी को कुछ ना पता हो, ठीक है ना।
तो जब ऐसा होता है ना कि देखो यार, मेंस में ऐसा है कि 2,500 से 3,000 में से 2,000 है यार, वो कोई भी उड़ान किसी का जो वो होता है ना, बुक आता है, उसको पढ़ता है, या कोई भी जो मार्केट में बुक आती है ना ऐसे वाली, उसको पढ़ के जाते हैं। और जनरली मैं देखता ही ऐसे हूँ, पहले पेपर होता है, दूसरे पेपर में सब निकाल लेते हैं बुक, पढ़ रहे हैं। अरे यार ऐसे वो नहीं है, ऐसे तो आपके थॉट्स है कोई टॉपिक पे, और आपके थॉट्स कैसे बनावटी हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि ऐसे का कोई बुक ही नहीं होता ना, उसका कोई मॉडल आंसर नहीं होता, तो बुक कैसे होगा? ठीक है ना? तो मजा तो उसी में ना। अब ये टॉपिक तो कोई बुक में नहीं है, अब बताओ, अब चलो मजा आएगा। ठीक है ना? तो वो मजा है। तो मुझे भी जब ऐसे कठिनाई आते हैं तभी ऐसे लिखने में मजा आता है। और अगर मैं ऐसी तैयारी कर ली है तो यकीन मानिए बहुत हंसेंगे वहां पर। जब ऐसे देखेंगे ना, आपके 15 मिनट पहले खत्म हो जाएंगे, और आप बाजू वालों को देखेंगे फिर कि वो ऐसे लिख रहा है, वो भी एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। फिर आप डिस्कशन करेंगे, ऐसे बहुत टफ आया था, लेकिन ऐसे तो उसी में हो जाए टफ में। एक्सपेक्टेड आ गया, ट्रेवल पे आ गया, या गोधन योजना, राजीव गांधी योजना आ गया, तो फिर मजा कैसे आएगा? ठीक है ना? तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा ऐसे का नंबर मत पूछना। मुझे वैसे 2018 में 128 मिला था, 2019 में कम हो गया था, 120 मिला हुआ था। ठीक है, डिसेंट है। लेकिन आप उससे और अच्छा कर सकते हैं। और टारगेट कीजिए 150 का, 135 तो आ ही जाएगा। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये सब समराइज किया है मैंने पूरे टॉपर्स का। और मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे, तो अगर वहां पर फंबल भी कर देंगे, वहां पर एक पेज मतलब कट भी जाएगा ना, तो भी इतना नंबर मिल जाएगा आपको, 135। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया था कि मैं लिख कोई और रहा था और हेडिंग कोई चीज़ का और डाल दिया था 2018 में। तो जब मेरा पहला पेज पर जब मैंने कट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि अरमानों पे पूरा क्रॉस कर दिया है। सोचो ना, पहला पेपर अगर क्रॉस हो जाए तो फिर मतलब कुछ बचा ही नहीं होता ना। फिर भी जैसे तैसे किया, और एक एवरेज से, उस समय एवरेज से ठीक ठाक नंबर मिल गया था, अब तो एवरेज नंबर है। तो आप लोग भी अब इसको, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो फिर फायदे में रहेंगे। और न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, बाकी पेपर पढ़िए, ऐसे का कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर बता दी, यही स्ट्रक्चर है। आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप लिख लेंगे, तो अलग से इतना तैयारी करने की जरूरत है। बाकी 6 पेपर अच्छे से पढ़िए, आपका यकीन मानिए आपका ऐसे भी अच्छा जाएगा। बस मेंस की 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 महीने पहले आप डेली एक वीक में 2 ऐसे लिखिए, तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है? ठीक है, तो फिर यही समाप्त करते हैं आज का सेशन। थैंक यू।